नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। यूपी के 40 थानों की 25 टीमें 4 दिन से विकास दुबे को ढूंढ रही हैं। वही विकास दुबे जिसने कानपुर में अपने घर के बाहर पुलिस वालों का नरसंहार किया। जिसे पुलिस वाले मुठभेड़ समझ रहे थे ना, वो नरसंहार ही था जिसे विकास दुबे ने पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया। और इस नरसंहार में उसके मददगार भी कुछ पुलिस वाले ही थे। अब तक 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है, जिन पर विकास दुबे के लिए मुखबिरी करने का शक है। इनमें 2 सब इंस्पेक्टर हैं। आने वाले दिनों में यह लिस्ट लंबी हो जाए तो हैरान मत होइएगा। विकास दुबे को पकड़ने के लिए जो पुलिस टीम उसके गांव गई थी, उसकी कमान इलाके के सीओ यानी पुलिस के सर्कल ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा संभाल रहे थे। वो भी शहीद हो गए। सीओ का पद डिप्टी एसपी रैंक का होता है। 2-3 थाने सीओ के मातहत काम करते। देवेंद्र मिश्रा को 4 महीने पहले ही अंदाजा हो गया था कि पुलिस वालों को गुलाम बनाकर विकास दुबे किसी भी दिन कोई बड़ा गुल खिला सकता है। उनकी एक चिट्ठी सामने आई जिसमें उन्होंने कानपुर के तब के एसएसपी को बताया था कि विकास दुबे को बचाने के लिए चौबेपुर के थानेदार विनय तिवारी उनकी भी नहीं सुन रहे। सीओ ने एसएसपी को बताया था कि चौबेपुर थाने में विकास दुबे के खिलाफ रंगदारी वसूलने की एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन थानेदार रंगदारी की धारा ही हटवाने में जुटे हैं। यह बात मार्च की, 4 महीने पहले। सीओ की चिट्ठी पर क्या हुआ यह तो पता नहीं, लेकिन सीओ की अगुवाई में जो टीम विकास दुबे के गांव में दबिश देने पहुंची थी, उस टीम में चौबेपुर के थानेदार की ही हैसियत से विनय तिवारी भी गए थे, जिन्हें अंधाधुंध गोलीबारी में खरोंच तक नहीं आई। और सीओ ने जिन एसएसपी साहब को चिट्ठी भेजी थी ना, वो अब एसटीएफ के डीआईजी हैं, जिनको विकास दुबे को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस वालों को अपने साथियों की मदद से मारने के बाद विकास दुबे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था। अंधेरा इसलिए था क्योंकि गांव में बिजली उस रात गुल थी। बिजली काटने का फरमान भी उस दिन थाने से ही आया था। फिलहाल विकास दुबे का दूर दूर तक पता नहीं। कानपुर से दूर दूर तक विकास दुबे के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पंजाब के एक युवा शायर हैं, सतपाल खयाल नाम है उनका। उन्होंने गजल कानपुर की वारदात से बहुत पहले लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था, खौफ से सहमी हुई है, खून से लथपथ पड़ी, अब कोई मरहम करो, घायल पड़ी है जिंदगी। पुर्जा पुर्जा उड़ गए कुछ लोग कल बारूद से, आज आई है खबर की अब बढ़ी है चौकसी। किससे अब उम्मीद रखें हम हिफाजत की, यहां खेत की ही बाढ़ सारा, खेत देखो खा गई। कानपुर में विकास दुबे का मकड़जाल और पुलिस का हाल देखकर यही ख्याल सबके जहन में आ रहा है कि खेत की ही बाढ़ अगर खेत खाने पर आमादा हो जाए तो फिर भगवान ही मालिक है। दोनों पक्ष उसकी मौत हो गई। 2 से 3 गोलियां और ताबड़तोड़ विकास दुबे ने उन्हें मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उसमें तुम्हारा भी नाम है? हाँ, उसमें हमारा नाम षड्यंत्र के रूप में 120 तो। खुफिया कैमरे पर कानपुर कांड का सच। न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
गुनाह की दुनिया में शिवली के डॉन का सिक्का चलता था। कानपुर शहर और उसके आसपास के इलाकों में विकास दुबे के नाम से लोग खौफ खाते थे। लूट, रंगदारी और हत्या जैसे अपराध विकास दुबे की पहचान थे। बिना उसकी इजाजत के बिकरू गांव के लोग तो कुएं से पानी भी नहीं पी सकते थे। विकास दुबे के बुलेट गैंग की दहशत से लोग थर थर कांपा करते थे। राजनीतिक दलों से कनेक्शन उसकी ताकत थी, तो उसी ताकत के नशे में चूर कानपुर के इस कुख्यात अपराधी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर उस जुर्म को अंजाम दिया जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। आठ पुलिस वालों को शहीद कर विकास दुबे फरार हो गए। हालांकि पुलिस शिद्दत से उसकी तलाश कर रही है। जगह जगह उसके पोस्टर चस्पा कर दिए गए। उसके किले नुमा मकान की दीवारें ढहा दी गई हैं। उसके अड्डे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। यही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस उस विभीषण का कच्चा चिट्ठा खोलने में भी जुटी है जिसकी मुखबिरी की वजह से 8 पुलिस वालों की जान चली गई और 7 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस की पड़ताल जारी है और मुखबिरी के शक में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन न्यूज़ 18 की तफ्तीश में ये पता चल पाया है कि इस मामले में पुलिस की भूमिका वाकई संदेह के घेरे में है। हमारी तफ्तीश में पता चला कि 2 जुलाई की रात को कानपुर के बिकरू गांव में जानबूझकर बिजली काटी गई थी और बिजली काटने का आदेश चौबेपुर थाने से ही गया था। शिवली का यही वो विद्युत केंद्र है जहां से बिकरू गांव में बिजली की सप्लाई होती है। 2 जुलाई यानी गुरुवार की रात विकास दुबे के गांव बिकरू में बिजली यहीं से काटी गई थी, इसलिए ताकि पुलिस को घेरा जा सके और अंधेरे का फायदा उठाकर विकास दुबे आसानी से रफू चक्कर हो सके। लेकिन सवाल ये कि बिजली किसके आदेश पर काटी गई? हमने खुफिया कैमरे पर शिवली विद्युत केंद्र में मौजूद कर्मचारियों से बातचीत की तो इस राज से पर्दा उठ गया। वो ये थाने से आए। आओ चलो थाने चलो, वहीं से आए। बात हुआ भाई साहब ने नहीं बैठेंगे नहीं, साहब ने पूछा कुछ चीज़, वही पूछ के मैं जाना जल्दी। कोरोना चल रहा, बैठेंगे। ये बताओ, ये मोनू जो था, ये लाइनमैन था, क्या था यहाँ? लाइनमैन है, लाइनमैन सिगरेट प्राइवेट लाइनमैन है, प्राइवेट लाइन सब प्राइवेट। बिजली इसी ने काटी थी रात में? बिजली वहाँ से एक नंबर आया था। अच्छा, चौबेपुर से। हाँ, कि थाने से मैं बोल रहा हूँ बत्ती बिकरू काट दो। अच्छा, ये बात भाई, नंबर तो उसका लिखा है, नंबर नहीं देखो कहाँ नंबर लिखे वो दया है उनका। वो नहीं वो तो दिया है साहब को, तो बताया नहीं उसने पुलिसकर्मी कौन था, क्या नाम था? कुछ ऐसे कुछ क्या नाम था? अखिलेश नहीं, वो था मोनू था, प्लस जय साहब। भाई 32 साल का है, बंद रहा है, मतलब ये है। तो चौबेपुर से फोन आया था। क्या बोले थे फोन पे? चौबेपुर से फोन आया था ये कि बिकरू कोई हादसा हो गया है, वहाँ की लाइन बंद कर दो। अब इस नंबर से हमसे बात हुई चौबेपुर बिजली घर में, वो दरोगा जी का नंबर था चौबेपुर में, वो नंबर फिर यहाँ डाला वो। तो अच्छा, आपको पुलिस ने पूछा तो आपने बताया कि भैया ये तो पुलिस ने इनसे आदेश किया था? चलो अभी देख लेंगे। तबाही तो हमने छोड़े गए और गाड़ी से छोड़े गए। अच्छा, रात में खुद ही ले लिया गया। तब तो अच्छा, लखनऊ जिसमें कौन साहब थे बड़े वाले सबसे बड़े, तब तो उनने छोड़ा ना कहे भाई बाप लोग बैठिए, कोई जन्नत कोई बात। कितनी देर रहे थे पुलिस के पास? अब सवाल ये कि चौबेपुर के थानाध्यक्ष हैं कौन? तो आपको बता दें कि इनका नाम विनय कुमार तिवारी है, जो फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं। पुलिस को शक है कि विनय तिवारी ने ही गैंगस्टर विकास दुबे को उसके घर में रेड की सूचना दी। पुलिस का शक कितना वाजिब है ये तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा। लेकिन चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय तिवारी पर विकास दुबे की मदद के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। गौर से देखिए ये चिट्ठी बिल्हौर के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र ने करीब 4 महीने पहले कानपुर के तत्कालीन एसपी अनंत देव को लिखी थी, जो फिलहाल डीआईजी एसटीएफ के पद पर कार्यरत हैं और कानपुर कांड की जांच कर रहे हैं। इस चिट्ठी में 2 नाम हैं, गैंगस्टर विकास दुबे और चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय तिवारी का। चिट्ठी में लिखा है कि ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थानाध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना व अब तक कार्रवाई न कराना श्री विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। अन्य माध्यम से भी जानकारी हुई है
कि श्री विनय कुमार तिवारी का पूर्व से विकास दुबे के पास आना जाना व वार्ता करना बना हुआ था। यदि थानाध्यक्ष ने अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन न किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है। थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार तिवारी के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग में 386 धारा हटवाने व अब तक कोई भी कार्रवाई न कराने के संबंध में कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की जाती है। देखिए, अभी मीडिया के माध्यम से इस पत्र की जानकारी मिली है कि इस तरह की रिपोर्ट तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने सीओ एसएचओ चौबेपुर के विरुद्ध दी थी। इस फाइल को हम लोग एसएसपी कार्यालय से मंगा रहे हैं कि क्या रिपोर्ट थी, किस तरह के आरोप उसमें लगाए गए थे विनय तिवारी के ऊपर और उस पर क्या कार्रवाई हुई। आरोपों की जो गंभीरता मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है, इसको हम लोग वेरीफाई करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें होगी। तो पूरा प्रकरण हम लोग पहले समझ लें। जाहिर है बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्र को पता था कि चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी गैंगस्टर विकास दुबे की मदद कर रहे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस चिट्ठी पर तब कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका खमियाजा 8 पुलिस वालों को जान देकर चुकाना पड़ा। देवेंद्र मिश्र के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस चिट्ठी के जरिए गंभीर सवाल उठाए हैं, जबकि शहीद देवेंद्र मिश्र का परिवार भी किसी बड़ी साजिश का शक जता रहा है। यदि थानाध्यक्ष ने अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन न किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है, जो हो गई। ये मार्च में बता दिया गया था उच्च अधिकारियों को। अब इससे ज्यादा और प्रमाण क्या है? सीओ खुद कह रहा है कि मेरे नीचे के एसएचओ भ्रष्ट हैं और अपराधियों से मिले हुए हैं, और अभी भी एसटीएफ 3 दिन से सिर्फ पूछताछ कर रही है इनको बजाय अरेस्ट करने की, और इनके विरुद्ध धाराएं लगाने की 302। ये सुनियोजित हत्याकांड है। ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि अचानक हादसा हुआ है। किस तरीके से उन्होंने मार्च के महीने में पूरी जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी है और ये बताया है कि गंभीर घटना उनके साथ घटित हो सकती है। ये बताया है कि उस विकास दुबे दुर्दांत अपराधी के ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, हत्या के, लूट के, तमाम अपराध के, और साफ तौर पे उन्होंने बताया है कि थाने का एसओ उसके साथ मिला हुआ था। विनय तिवारी जिसका नाम है, थानाध्यक्ष जो वहां का था, वो पूरी तरीके से उस अपराधी के साथ मिला हुआ था। एक पुरानी चिट्ठी, शिवली के विद्युत केंद्र के कर्मचारियों का खुफिया कैमरे पर कबूलनामा, ये सब कुछ एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। कुख्यात अपराधी विकास दुबे और पुलिस के गठजोड़ की कहानी बयां करते हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले से जुड़ा हर सिरा तलाश रही है। छोटी सी छोटी जानकारी को कानपुर के गोली कांड के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। चौबेपुर थाने के एसआई कुंवर पाल, एसआई कृष्ण कुमार शर्मा और कांस्टेबल राजीव का सस्पेंड किया जाना इसकी बानगी। कानपुर में विकास दुबे के खूनी कांड के बाद राजनीति, पुलिस और अपराधियों की जुगलबंदी का शोर फिर से गूंज रहा है। चाहे पुलिस के पुराने अफसर हों या फिर कानपुर में विकास दुबे को थोड़ा बहुत भी जानने वाले आम लोग, सबका यही मानना कि विकास दुबे का नेताओं ने इस्तेमाल किया और नेताओं का इस्तेमाल विकास दुबे ने किया। इनके बीच की कड़ी बन गए कुछ पुलिस वाले, जिन्हें विकास दुबे ने जुर्म से कमाई दौलत और नेताओं के साथ अपनी दोस्ती दिखाकर अपनी जेब में रखा। नेताओं को विकास दुबे वोट दिलाता था और बदले में उनसे संरक्षण और नोट दोनों पाता था। सबके लिए यह धंधा था। विकास दुबे जिन दिनों राजनीति के संरक्षण में जुर्म की सीढ़ियां चढ़ रहा था, उन दिनों भी राजनीति के अपराधीकरण की बड़ी चर्चा थी। ओडिशा के बड़े समाजवादी नेता रहे किशन पटनायक, उन्होंने 12 दिसंबर 1994 को एक अखबार में एक लेख लिखा था, जो 2006 में उनकी किताब में भी छपा था। किताब का टाइटल था भारतीय राजनीति पर एक दृष्टि।
इसमें किशन पटनायक ने बड़े साफ शब्दों में लिखा था कि राजनीति एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां से राजनीति अपराध को रोकने के बजाय अपराध का मुख्य आधार हो गई। उन्होंने इस पर राजनीति शास्त्रियों और राजनीतिक दलों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए तब पूछा भी था कि क्या यह भारतीय स्थिति की एक विशेषता है या लोकतांत्रिक राजनीति का नियम है। विकास दुबे एक बार फिर इसी सवाल की मिसाल बनकर खड़ा है। जिस दिन से 8 पुलिस वालों के खून से उसके हाथ रंगे हैं, उसी दिन से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें अलग अलग पार्टियों के नेताओं का हाथ विकास दुबे की पीठ पर नजर आ रहा है। यह चर्चा आम है कि यूपी में सत्ता चाहे जिस पार्टी की रही हो, विकास दुबे के इलाके में चलती विकास दुबे की थी। जो नेता कभी विकास दुबे के साथ गलबहियां करके फोटो खिंचवाते थे, अब वो उससे पल्ला झाड़ने में जुटे। 30 साल में विकास दुबे पर शिकंजा कस पाने में नाकाम रही पुलिस भी अब जागी। ये वही पुलिस है जो 2001 में थाने के अंदर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के मामले में विकास दुबे के खिलाफ गवाह नहीं ढूंढ पाई थी। वही पुलिस जो कानपुर के बिकरू गांव में ही झुन्ना बाबा हत्याकांड का पर्दाफाश नहीं कर पाई, जो राम बाबू हत्याकांड, सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड में विकास दुबे के खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ पाई, जो शिवली नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष लल्लन वाजपेयी के घर 2002 में हुए 3 लोगों की हत्या में नामजद होने के बाद भी विकास दुबे का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पुलिस की फाइलों में दफन विकास दुबे के खूनी मंसूबों के ऐसे तमाम गड़े मुर्दे अब बाहर आ रहे हैं। हमारी जगह कोई दूसरा होता तो हम तो सीधे इस व्यक्ति को अपने उससे मार देते। मतलब इतना नीच व्यक्ति धरती के पर्दे पर हमने नहीं देखा हो। विकास अगर आपके सामने आ जाए तो उसको मार देंगे? बिल्कुल निश्चित मार दें। अब तो जो इसने कृत्य किया वो तो मारने लायक। कानपुर कांड के गुनहगार विकास दुबे की तलाश जारी। शासन, सत्ता, अधिकारियों का, राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं का, सबको उसका संरक्षण प्राप्त होता गया और वो जो है आज इस तरीके से अपराध की दुनिया का सिरमौर बन गए। गैंगस्टर विकास की पत्नी रिचा और उसका बेटा भी फरार। डराया धमकाने में ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो। गलत अंदाज से देखते थे लोग। हम ये सोचते थे कि हमें खुद बताने में महसूस शर्म होती थी कि हम उनके भांजे हैं। क्या पुलिस को चकमा देकर विकास दुबे नेपाल भाग गया? उत्तर प्रदेश पुलिस कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस की टीमें राज्य और राज्य से बाहर छापेमारी कर रही हैं। विकास दुबे से जुड़े हर शख्स से पूछताछ की जा रही है। पुलिस विकास से जुड़े लोगों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाल रही है। शक के बिना पर कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। तो 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे की नेपाल भाग जाने की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच गैंगस्टर विकास दुबे का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वो लोगों को डराने और धमकाने की बात कबूल कर रहा है, जिसमें वो कई राजनेताओं के नाम भी ले रहा है। विकास दुबे खुद अपने राजनीतिक कनेक्शन के बारे में कैमरे पर बता रहा है, उसी राजनीतिक कनेक्शन के बारे में जिससे जुड़ी तस्वीरें भी वायरल। दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? जैसे हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी,
और प्रधान लोग भी हैं 2 3 4 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या इन लोगों को डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है, ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो। विकास दुबे जिन नेताओं का नाम ले रहा है, न्यूज 18 इंडिया ने उनसे भी बातचीत की तो इनके मुताबिक विकास दुबे सफेद झूठ बोल रहा है। भगवती सागर और अभिजीत सिंह सांगा ने साफ किया कि विकास दुबे से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये दिखाया जा रहा है कि 2017 का ये वीडियो है जब एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया। तो निश्चित रूप से जब एसटीएफ कोई स्थानीय तो होती नहीं है, इसको उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब इसने ये बयान दिया तो उस बयान की जांच भी हुई होगी और अगर मैं जांच में दोषी पाया गया होता, मेरी कोई भूमिका होती तो निश्चित रूप पर हमारे ऊपर उसकी छींट या उसकी आंच आती, हम पर भी कार्रवाई होती। लेकिन आज पहली बार इस घटना के बाद आज मैं सुबह इस वीडियो को देख रहा हूँ। वैज्ञानिक क्यों है, आज डिटेल निकलवा दी जाए, कब बात हुई किसी अधिकारी से, यहाँ से लेकर के जिले से लेकर प्रदेश और देश के किसी अधिकारी से, कभी भी मैंने उसकी अगर बात की हो तो जितनी सख्त से सख्त सजा हो वो दी जानी चाहिए। विकास की मदद कौन कर रहा था, विकास के सिर पर किसका हाथ था, इसका पता तो तफ्तीश के बाद चलेगा। लेकिन फिलहाल विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यही नहीं, विकास की पत्नी ऋचा और उसका बेटा भी फरार हो गए। 2 जुलाई को रात 2 बजे ही उसकी पत्नी और बेटा 9-2-11 हो गए। पुलिस को शक है कि विकास के संपर्क में उसकी पत्नी है और उसका फोन आने के बाद ही वो भागी है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये कि विकास की पत्नी सीसीटीवी का डीवीआर लेकर फरार हुई है। विकास को करीब से जानने वालों की माने तो वो भेष बदलने में माहिर है। तो शायद यही वजह है कि नेपाल के साथ साथ 2.5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे की ग्वालियर के चंबल में पनाह लेने की आशंका भी जताई जा रही है। इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद ग्वालियर के चंबल में भी पुलिस अलर्ट हो गई है। जो भी किसी भी तरह का इनपुट है तो हम सारी एजेंसियों से सतत संपर्क में हैं, भले वो हमारे सरहदी राज्य की हो या हमारे ही प्रदेश की हो। विभिन्न एजेंसियों से, विभिन्न अधिकारियों से हम लोग सतत संपर्क में हैं और वो जिस समय जैसा उनको सहयोग अपेक्षित होगा हम तत्काल उपलब्ध कराएंगे। अपनी तरफ से भी हम संपूर्ण सतर्कता बरत रहे हैं। विकास दुबे पाताल में भी क्यों न छिपा हो, उत्तर प्रदेश पुलिस उसे खोज निकालेगी। पुलिस का पूरा अमला उसकी तलाश में जुटा है, उससे जुड़ी हर जानकारी जुटाई जा रही है। यही नहीं, कानपुर कांड के इस गुनहगार के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि न्यूज 18 से बातचीत में विकास दुबे के रिश्तेदार उसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी होने से साफ इनकार कर रहे हैं। कारण हुआ कि उसने पुलिस के साथ मुठभेड़ ले ली, जो कि यानी पुलिस रक्षा के लिए नियुक्त है। वो उसी पर जब तुम हावी हो जाओगे तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। वो बहुत बर्बर तरीका था, जघन्यतम कहिए आप उसको। उसके लिए कोई नहीं, कड़ी शब्द, कोई निंदा, कोई कुछ भी नहीं है उसमें। तो जो कार्रवाई उनको लगती है उनको करनी चाहिए, बननी चाहिए। जो उनको ऑन द स्पॉट करना, जैसे भी करना, वो उनका पावर है, उनको पता उनको कैसे करना है। अगर कोई दूसरा होता तो हम तो सीधे इस व्यक्ति को अपने उससे मार देते। कि जाने कितने पुलिस वाले तो नए लड़के थे और जो है जो अधिकारियों से जो इस टाइप का काम करे तो उससे ज़्यादा विभत्स कांड हो ही नहीं सकता। इतना मतलब इतना नीच व्यक्ति धरती के पर्दे पर हमने नहीं देखा। विकास के गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। माल से लदे ट्रकों में लूट करवाने जैसे काम विकास के लिए बेहद आसान चीज हो गई थी। नेताओं के संरक्षण में लूट का माल मसलन आलू और तेल के टिन बिकरू गांव में बढ़ते थे। यही वजह थी कि बिकरू गांव का कोई भी व्यक्ति विकास के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हालात ऐसे थे कि विकास के लिए गांव वाले किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए थे। तो विकास को सुर्खियों में बने रहने का बड़ा शौक था। उसके अपराधों का कच्चा चिट्ठा जब अखबारों की सुर्खियां बनती थी तो उसे पढ़कर वो खुश होता था। लेकिन आज वो अपनी जान की खैर मना रहा होगा, पुलिस से बचने की तरकीबें तलाश रहा होगा। ये बात अलग है कि आज नहीं तो कल उसका पकड़ा जाना तय।
अलग अलग स्तर पर बातचीत के लंबे दौर के बाद आखिरकार चीन पीछे हटने पर राजी हो गया। ताजा ऐलान यह है कि LAC पर भारत और चीन की सेनाएं मौजूदा स्थिति से 1.5 किलोमीटर पीछे हट गईं ताकि तनाव कम किया जा सके। कूटनीति के लिहाज से यह भारत की जीत है जिसने चीन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसे पूरी तरह से चीन का सरेंडर भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर पल साजिश रचने वाले चीन की यह एक चाल भी हो सकती है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की सेना का एक सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत जो खुद माओ त्से-तुंग ने दिया था। माओ, जिन्होंने चीन में कम्युनिस्ट शासन की 1949 में शुरुआत की थी, उन्होंने ही चीन को यह रणनीति सिखाई थी कि जब दुश्मन आगे बढ़े तो पीछे हट जाओ, जब रुक जाए तो उसे परेशान करो, जब दुश्मन थक जाए तो उस पर वार करो, और जब वो पीछे हटने लगे तो उसे और पीछे धकेलो। वैसे भी चौतरफा दबाव और गलवान नदी में तेजी से बढ़ता पानी चीन का दम घुट रहा था, इसलिए चीन के सैनिकों के लिए पीछे हटने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। क्योंकि 1.5-2 किलोमीटर का फासला इतना बड़ा नहीं होता कि कुछ घंटे में फिर वापस ना आया जा सके। इसीलिए जानकार चीन से सावधान रहने की नसीहत दे रहे हैं। फिर भी यह हिंदुस्तान की बड़ी कामयाबी तो है, क्योंकि अगर चीन गलवान में पीछे हटने पर मजबूर हुआ है तो इसका मतलब यह है कि चीन पर दबाव बनाने की भारत की नीति कारगर साबित हुई। कवि दुष्यंत ने एक गजल लिखी थी जिसकी लाइनें कुछ यूं थी। धूप ये अटखेलियां हर रोज करती है, एक छाया सीढ़ियां चढ़ती उतरती है, कुछ बहुत गहरी दरारें पड़ गई मन में, मीत अब ये मन नहीं एक धरती। मतलब यह कि चीन की चालें अब ऐसी हो गई हैं कि न तो किसी को हैरानी होती है और न ही कोई चीन पर भरोसा कर पाता। पड़ोसी वाला तो कोई रिश्ता या कोई भरोसा चीन पर बचा नहीं है। अब तो बस जमीन के टुकड़ों की जंग जारी है। लेकिन लद्दाख में चीन की दिलचस्पी और भारत के संकल्प को समझने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है। 1841 में चीन ने लद्दाख में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, उस वक्त उस पर सिख साम्राज्य का कब्जा था। जंग हुई और चीन को मुंह की खानी पड़ी। 1845 में सिखों और अंग्रेजों के बीच पहला युद्ध हुआ। उस युद्ध की जड़ें भी लद्दाख से जुड़ती हैं। यानी चीन उस वक्त भी लद्दाख की रणनीतिक अहमियत समझता था। भारत में भी ब्रिटिश शासन को लद्दाख की अहमियत पता थी, इसलिए लद्दाख में ब्रिटिश फौज की पकड़ कभी ढीली नहीं हुई। यहां तक कि भारत और चीन के बीच सीमाओं से जुड़े दावे भी ब्रिटिश शासन के दस्तावेजों के आधार पर ही हैं। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की एक मशहूर किताब है इंडिया आफ्टर गांधी। किताब में गुहा ने लिखा है कि भारत ने ज्यादातर जगहों पर सीमाओं से जुड़े अपने दावों में समझौतों और पुराने कब्जों को आधार बनाया, जबकि चीन ने हमेशा यह दावा किया कि इनसे जुड़ा कोई पक्का समझौता कभी हुआ ही नहीं। दोनों देशों के दावे साम्राज्यवाद की विरासत से जुड़े रहे। भारत के दावे ब्रिटिश साम्राज्य पर और चीन के दावे चीन के साम्राज्य पर। उस वक्त से लेकर आज तक चीन अपनी विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है। मौका मिलते ही वो दबाव बनाने और भारत की जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश शुरू कर देता है। लेकिन भारतीय सेना की बढ़ती ताकत और दुनिया की बड़ी ताकतों से मिल रहा साथ अब चीन को यह समझाने के लिए काफी है कि एक देश के तौर पर चीन अपनी हद में रहे, यही उसके लिए बेहतर हो। भारत से उलझकर पूरी दुनिया में घिरा चीन अब इस बात को समझ चुका है कि भारत के साथ विवाद को वो जितना लंबा खींचेगा उतना ही ज्यादा उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि उसने लद्दाख के 3 सबसे विवादित जगहों से अपने सेना का बोरिया बिस्तरा समेटना शुरू कर दिया।
चीन की सेना अपने साथ टेंट और बाकी साजो सामान लेकर LAC से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई है। चीन अब तक बातचीत के कमरे में ही अपने कदम पीछे खींचने के लिए हामी भरता था, लेकिन जब बंद कमरे में हुए समझौते को लागू करने की बात आती थी तो मुकर जाता था। चीन की इस पुरानी हरकत को समझते हुए भारत ने इस बार उसके इर्द गिर्द ऐसा शिकंजा कसा कि उसे अपने कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस गलवान में चीन अपना बेबुनियाद दावा कर रहा था, अब उसे वहां से भी पीछे हटना पड़ा है। चीन की सेनाएं गलवान में पेट्रोल पॉइंट 14 से 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई हैं। इसके साथ ही चीन के सैनिकों को पूर्वी लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके से भी पैर खींचना पड़ा है। इन सभी जगहों पर चीन 1.5 किलोमीटर पीछे हटा है। चीन ने अपने सैनिकों को हटाने के साथ साथ अपने टेंट और दूसरे अस्थायी निर्माण को भी हटा दिया है। चीन ने 6 जून को हुए समझौते के तहत यह कदम उठाया है। ये जीत उन 20 भारतीय शहीदों की शहादत की है। ये जीत भारतीय सेना के उन जवानों की है जो कि मोर्चे पर डटे रहे। चीन की जमीन की भूख कुछ ऐसी है कि उसे दुनिया का भू माफिया भी कहा जाता है। गलवान में भी उसने अपनी जमीन की भूख मिटाने के लिए एक बड़ी साजिश रची थी, लेकिन उसकी साजिश कामयाब नहीं हो सकी। भारत ने चीन के इर्द गिर्द ऐसा शिकंजा कस दिया कि चीन को समझ आ गया कि पीछे हटने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं। भारत ने चीन पर सैन्य और कूटनीति का शिकंजा बुरी तरह कस दिया। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और NSA ने मिलकर काम किया। इसके बाद पीएम मोदी के लेह दौरे से चीन के सभी रास्ते बंद हो गए। साथ ही भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना से चीन को बड़ी चोट लगी। चीन के ऐप पर पाबंदी से चीन को 3.73 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इसके साथ ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के भारत के साथ आने से चीन अकेला पड़ गया। भारत के पक्ष में अमेरिका के सख्त बयान से भी चीन मजबूर हुआ। भारत सरकार से चीन को इतने कड़े जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। गलवान में चीन ने जो गुनाह किया, उसके बाद भारत ने उसे सजा देने का जो सिलसिला शुरू किया, उससे चीन के होश उड़ गए। भारत सरकार के उठाए गए कदम से न सिर्फ वो दुनिया में अकेला पड़ता गया, बल्कि उसे आर्थिक तौर पर भी बड़ी चोट लग रही थी। इन्हीं नुकसानों की वजह से चीन को हार कर गलवान ही नहीं बल्कि विवाद वाली 2 और जगहों से कदम हटाना पड़ा। ये पूरा जो प्रोसीजर है 3 कदमों में होना है। पहला कदम है डिसएंगेजमेंट, जिसमें 1 से 2 किलोमीटर पीछे हटना। फिर है डीएस्केलेशन और आखिर में है पुल बैक, जिसमें कि जो बड़ा फौजों का जमावड़ा हुआ है वो वापस अपने अपने परमानेंट लोकेशन में जाएंगे। ये काफी लंबा चलेगा। चीन को सबक सिखाने और भविष्य में अमन बरकरार रखने के लिए सरकार ने एक तरफ तो चीन की घेराबंदी की, लेकिन दूसरी ओर बातचीत का रास्ता भी बंद नहीं किया। सैन्य स्तर की बातचीत के साथ साथ राजनीतिक स्तर पर भी दरवाजे खुले रखे। भारत सरकार ने चीन से बातचीत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लगाया। अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्रालय से बात की। इस बातचीत में यह सहमति बनी कि LAC पर दोनों देश कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसके साथ ही विवाद वाली जगहों से पीछे हटने पर सहमति बनी। साथ ही सीमा विवाद को लेकर आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी। भारत के चौतरफा दबाव में चीन ने विवादित जगहों से अपनी सेना पीछे हटानी शुरू कर दी है, लेकिन चीन की नीयत अब भी साफ नहीं है। गलवान नदी इस वक्त उफान पर है। चीन के सैनिक नदी के तट पर ही टेंट लगाकर रह रहे थे और अब उफान की वजह से वहां रह पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। चीन ने अपनी सेना को 1.5 किलोमीटर पीछे भले ही धकेल दिया हो, लेकिन इंतजार करना होगा गलवान नदी के जलस्तर के घटने का, और तब चीन के रुख को देखना होगा। चीन की सेना भले ही गलवान में पेट्रोल पॉइंट 14, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई हो, लेकिन चीन अब भी भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि चीन की सेनाएं अब भी पैंगोंग झील के पास विवादित जगह पर जमी हुई हैं। चीन की सेनाएं पैंगोंग झील में फिंगर 8 से आकर फिंगर 4 के पास बैठ गई हैं, जबकि फिंगर 8 तक भारत का इलाका है। लेकिन चीन के सैनिक फिलहाल फिंगर 8 की ओर अब तक नहीं लौटे हैं।
वो फिंगर 4 के पास ही जमे हुए हैं। चीन का पूर्वी लद्दाख के इलाकों से पीछे हटना यह बताता है कि वो अब चौतरफा घिर गया है और उसे वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा है। लेकिन पैंगोंग झील के पास से वो अब तक अपने कदम नहीं हटा रहा है। हो सकता है कि चीन ये भी सोच रहा हो कि उसके 3 जगहों से पीछे हटने के बाद भारत का रुख नरम हो जाएगा। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि भारत उसकी शातिर चालों को अब अच्छी तरह समझ चुका है और उसे पैंगोंग झील भी उसी तरह खाली करनी होगी जैसे गलवान और दूसरे इलाकों को किया है।